एंड वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त चला है मार्केट मूवर्स का। दिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज के मार्केट में आपके लिए कहां पर अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके कई सारे सवालों के जवाब। आज की इस चर्चा में हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं अविनाश मेंटर रिसर्च एंड सर्विसेज के फाउंडर एंड हेड रिसर्च। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अविनाश सर के साथ हम आगे की बातचीत कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगाया गया है, वहां पर जाकर के अपने सवालों के साथ वोटिंग कंटिन्यू कीजिएगा। इस सेशन के लास्ट में हम अविनाश सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया आप जिस वोट को पिक कर रहे हैं उस पर क्या बन रहा है या फिर ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। सवाल है कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे पहला कौन सा शेयर जगह बना सकता है या फिर आप चाहेंगे कि आप उस अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। HDFC बैंक है, और फार्मा है और बायकॉन है। बड़ी खबरें भी इनसे जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। उस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर अपनी वोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इस सेशन के जब आखिरी कुछ क्षण बचे होंगे तो हम अविनाश सर से भी डिस्कस करेंगे कि इन तमाम खबरों के बाद में क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको पिक करना चाहिए इन्हें या फिर नहीं। बाजार की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यूएस ईरान के बीच तनाव को लेकर के बातचीत तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर बातचीत जारी है। अगले 48 घंटों में कोई बड़ा नतीजा सामने आ सकता है। ट्रंप के मुताबिक पूरे दिन ईरान के साथ बातचीत हुई और वॉशिंगटन के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहा है। इस बीच कतर और ओमान की मध्यस्थता से बातचीत आगे बढ़ी। कतर का कहना है कि पिछले 5 महीनों से जारी तनाव और संघर्ष को खत्म करने की दिशा में प्रगति हो रही है। हालांकि दूसरी ओर ईरान ने औपचारिक बातचीत होने से इनकार किया है और साफ कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिपिंग पर नियंत्रण के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इसलिए फिलहाल दोनों पक्षों के दावों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सर, क्रूड के प्राइसेस में भी हम अगर देखें तो लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, क्या इस पूरी स्थिति का क्या इस वीकेंड पर हमें कुछ इंटेंस असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वीकेंड पे ये जो पॉलिटिकल का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो। बट आप हम्म। सभी को पता है कि देखिए वीकेंड पे ही ट्रम्प साहब अपना मूड बदलते हैं, तो मेरे हम्म। ख्याल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर सोल्यूशन आता है तो मार्केट को डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में और थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर नेगेटिव सरप्राइज आता है तो मार्केट हम्म। वहां से वापस गिरेगा और मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि ऐसे मामलों में एग्जैक्टली कहना होगा नहीं होगा ये कहना अभी मुश्किल है। बट हम्म। फोकस स्टॉक्स पे रखिए, क्योंकि अभी भी आज नतीजों का सीजन है। बड़ी कंपनीज, हम्म। काफी बड़ी कंपनीज है जो नतीजे डिक्लेयर करेंगे। तो आई थिंक हम्म। फोकस नंबर्स पे रखिए, और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो कैश के कारण भी थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है। तो आज भी हम्म। मार्केट में आपको उस कारण से वोलेटिलिटी एंड ऑफ द सेशन में दिख सकती ओके सर, यहाँ पर आपने जिस तरीके से मेंशन किया कि अगस्त सीरीज की जब से शुरुआत हुई है और कैश की वजह से जिस तरीके से वॉलिटिलिटी हम बाजार में देख रहे हैं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। क्या विद द टाइम ये चीजें भी फैक्टर इन कर लेगा मार्केट, या फिर यहाँ पर लोगों को फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए? आप क्या सलाह दे रहे हैं सर क्लाइंट्स को? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, वोलेटिलिटी तो मार्केट्स में बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ये कैश का जो इशू है वो कल सेबी की मीटिंग में उन्होंने कहा है कि वो सिस्टम तो रहेगा। हम्म। काफी ब्रोकर्स है और काफी इन्वेस्टर्स है जो इससे थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो कम से जी। कम एक दो हफ्ता तो लगेगा, क्योंकि देखिए कोई भी नया रूल मार्केट में आता है तो उसको समझने के लिए और प्रोसेस सेटल होने के लिए टाइम लगता है। तो ये शायद कम से कम एक दो हफ्ता और चलेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से नॉर्मल सी आएगी। उसके बाद मार्केट इसको एक प्रकार से डिस्काउंट कर लेंगे। ठीक है सर, मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट के लिए आज क्लोजिंग होती हुई दिख रही है, हमें 24,612 के भाव पर निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी और आईटी स्पेस की भी बात करें तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखा है। ओवरऑल मार्केट सेटअप यहाँ से आपको क्या लग रहा है और लोगों को किन स्पेसेस पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से कल जो आरबीआई की पॉलिसी आ गई उसमें एक बात तो क्लियर है हम्म। कि जो इंटरेस्ट सेंसिटिव वाले सेक्टर है, जैसे ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स, उसके बाद हम्म। मैं समझता हूँ रियल एस्टेट है, बैंक्स हम्म। है, एनबीएफसीज है, यहाँ पे फोकस करिए। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छे मौके बन रहे हैं। तो ये जो सारे डोमेस्टिक थीम्स है वहां पे ज्यादा मोमेंटम आएगा। आईटी में मुझे लगता है कि एक छोटा मोमेंटम आया है,
बट जो रियल ग्रोथ आएगा वो सितंबर क्वार्टर के बाद आएगा, क्योंकि अभी भी ग्रोथ का कोई सिग्नल मिला नहीं है। तो बड़ी कंपनीज के नतीजे अच्छे आ गए, लेकिन कोई ग्रोथ के ऊपर पॉजिटिव नहीं है। तो ये सारे सेक्टर्स हम्म। में डेफिनेटली अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। और हाल फिलहाल में सर हमने ऑटो सेक्टर भी देखा था कि जुलाई के जो जुलाई का अगर ओवरऑल देखें नंबर्स जो सेल्स का निकल कर के आए, काफी ज्यादा इंप्रेसिव नंबर्स है। और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंश्योरेंस को लेकर के, कार और टू व्हीलर्स के इंश्योरेंस को लेकर के जो अपडेट निकल करके आया है, इंश्योरेंस के कई सारे स्टॉक्स में हमें कल तेजी बनती हुई नजर आई। यहाँ पर आपका व्यू क्या रहेगा? नहीं देखिए, जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां है जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, इसको डेफिनेटली फायदा होगा मेरे ख्याल से। लंबी हम्म। अवधि के लिए इनके लिए अच्छी बिजनेस की ग्रोथ पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ऑलरेडी कल एक अच्छा बड़ा मूव आ चुका है, तो मुझे लगता है कि देखिए ये अभी पुरानी न्यूज हो चुकी है। आज के सत्र में मुझे नहीं लगता है कि यही न्यूज से वापस स्टॉक चलेंगे। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म हम्म। यानी कम से कम 12-15 महीने का व्यू कोई लेता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बिजनेस बढ़ेगा और इनके लिए बेनिफिट आएगा। ठीक है, तो निवेशकों के लिए सर कुछ ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जहां पर निवेश करके चल सकते हैं लंबी अवधि के लिए? देखिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक ऐसा शेयर है जो एक कंपाउंडर स्टॉक को क्वालिफाई करता है। तो अगर आपको खरीदना है तो स्लोली स्लोली टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। और मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल है तो ही यहाँ पे निवेशित करिए। कम से कम साल का 15% डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। चलिए ठीक है। इसके अलावा एफडी को लेकर के जो खबर आई है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। सरकार फ्रेट रीटेटलमेंट का फायदा उठाना कारोबारियों के लिए और आसान बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत करीब 100 इम्पोर्ट आइटम्स के लिए एक खास कस्टम्स प्लेबुक तैयार की जाएगी, जिसपे एफडी से जुड़े नियम और कस्टम गाइडलाइंस आसान भाषा में समझाए जाएंगे। सरकार का मकसद पूरे देश में फेसलेस कस्टम सिस्टम को एक समान बनाना है, ताकि अलग अलग जगहों पर नियमों की अलग अलग व्याख्या से होने वाले विवाद कम हो सके। नई गाइडलाइन से कस्टम क्लियरेंस का समय घटेगा, कंपनियां एफडीए के लाभों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और कारोबार करना पहले से आसान होगा। साथ ही इससे भारत की ट्रेड एफिशिएंसी और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर सेम बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं तो एक इम्पोर्टेंट डिटेल आप लोगों के लिए भी। इसके अलावा सरकार एचडीएफसी की ये जो मीटिंग भी हुई थी, यहाँ पर कई सारी बातों को लेकर के भी चर्चा हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगले 2 से 3 साल में नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी सुधारने की उम्मीद यहाँ से नजर आ रही है। कई सारे पॉजिटिव इंडिकेशन सर इस मीटिंग से तो निकल करके आए हैं। क्या यहाँ पर आगे का आउटलुक पॉजिटिव बन रहा है? नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन ना मुझे लगता है कि आपको दूसरी और तीसरी तिमाही के नंबर्स थोड़े से देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो नंबर्स आए थे Q1 के वो दूसरे बैंकों के हिसाब से कम आ गए। तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में ऑब्वियसली क्रेडिट ग्रोथ अगर पिकअप होता है, डिपॉजिट डिसबर्समेंट ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक इसमें अच्छी वैल्यू बन सकती है। बट मेरे ख्याल से एक 6 मंथ्स मार्केट डेफिनेटली इनके सेकंड और थर्ड क्वार्टर के नंबर मॉनिटर करेगा, और उसके बाद ही एक बार कॉन्फिडेंस आने के बाद इस शेयर में री रेटिंग आएगी। चलिए ठीक है। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने जून तिमाही में मजबूत कमाई दर्ज की है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 117 करोड़ से बढ़कर के 243 करोड़ हो गया है, जो सालाना आधार पर शानदार ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। और आज स्टॉक में की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ 7,987 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अविनाश सर, अगर यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं तो क्या इन लेवल्स पर, क्योंकि अभी तो तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्या अभी भी इसको कैच किया जा सकता है या फिर ऑलरेडी जिनकी पोजीशन है वही होल्ड करके चल सकते हैं पोर्टफोलियो में? नहीं, मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि देखिए ऑलरेडी न्यूज आ चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि हम्म। कोई बड़ी तेजी शॉर्ट टर्म में आएगी। जिनके पास है होल्ड करें। आई थिंक नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स का आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है। चल ठीक है। इसके अलावा क्यूमेंस इंडिया की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने जून तिमाही के नतीजे जो पेश किए हैं काफी मिक्स्ड रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 17.9% बढ़कर के 3,426 CR रहा है, जिसे मजबूत घरेलू मांग का सहारा मिला। हालांकि नेट प्रॉफिट 7.9% घट करके 543 करोड़ रहा है और ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव भी हमें देखने को मिला है। सर, इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? नहीं देखिए, कमेंट्स के नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग आए हैं। एक्चुअली हम्म। रेवेन्यू और मुनाफा आप देखें तो पिछले टाइम के हिसाब से कम आ चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए कल ऐसे सुनने में आ रहा था कि जो कमेंट्स का पेरेंट है उसने एक नेगेटिव कमेंट्री दी है। तो आज 3:30 बजे कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है। मेरे ख्याल से मार्केट क्लोजली वॉच करेगा मार्केट की
आई मीन कंपनी की क्या मैनेजमेंट आउटलुक और कमेंट्री है, और उसके बाद ही स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान आएगा। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा एक नेगेटिव रुझान से ही ट्रेड करेगा, तो थोड़ा फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करनी चाहिए। फ्रेश बैंक अवॉइड करनी है। इसके अलावा पीबी फिनटेक सर, यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम देखें तो इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली। 92.4% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है कंपनी ने, और ये भी कहा गया है कि इंश्योरेंस और क्रेडिट बिजनेस में भी मजबूत ग्रोथ की वजह से इनकी जो इनकम है उसमें भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। आज भी देखिए अर्ली ट्रेड से कुछ मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 1641 का भाव है, 1.31% के अपसाइड के साथ में। क्या यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है सर करंट लेवल से? नहीं, नंबर्स तो डेफिनेटली काफी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट काफी बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली कोई भी गिरावट मिलती है या आपको अगर खरीदना ही है ये लेवल पे, तो एटलीस्ट एक स्टैगर्ड वे में आप खरीद के साल 1.5 साल का नजरिया रखें, पॉजिटिव आउटलुक है। पॉजिटिव आउटलुक है, चलिए ठीक है। इसके अलावा बायर क्रॉप साइंस की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट 15.4% बढ़ा है। हालांकि रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिली है। कंपनी को मजबूत मार्जिन और वन टाइम गेन का फायदा मिला, जिससे मुनाफे में बढ़त नजर आ रही है। लेकिन आज काउंटर की बात करें तो इसमें 4,295 का लेवल देखने को मिल रहा है और 0.18% नीचे चल रहा है। सर, अगर पोर्टफोलियो में है ये काउंटर तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एमएनसी कंपनी है और एग्रोकेमिकल कंपनीज मुझे लगता है कि अप्रैल टू सितंबर में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती है, तो जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर अच्छा आना चाहिए। मुझे लगता है पहला तिमाही थोड़ा सा मॉडरेटली अच्छा है, बट सेकंड क्वार्टर को और स्ट्रांग आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मानसून थोड़ा लेट शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करें। मेरे ख्याल से खरीदने के लिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा रुके, क्योंकि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। ठीक है। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो नतीजे निकल कर के आए हैं सर, नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो उसमें 28% से ज्यादा का डिक्लाइन देखने को मिला है। 150 करोड़ से घट करके 108 पर रह चुका है। सर, जो इस पूरे हम देख रहे हैं बिजनेस में जो दबाव हमें देखने को मिल रहा है, अभी एक क्वार्टर और वेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए नंबर्स तो काफी डिसअपॉइंटिंग है कंपेयर टू दूसरे सीमेंट कंपनी जैसे अंबुजा और अल्ट्राटेक। यहाँ पे नंबर्स डेफिनेटली दूसरे कंपनीज के मुकाबले में खराब आ गए, तो थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, और मुझे लगता है कि सितंबर के हम्म क्वार्टर के बाद ही यहाँ पे अगर खरीदने का मौका मिले तो वही देखना चाहिए। रिजल्ट्स आने दीजिए, और उसके बाद ही आई थिंक हम एक फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एक क्वार्टर वेट करने की सलाह यहाँ पर को दी गई है। कोहांस लाइफ साइंसेज की बात करें तो कोहांस लाइफ साइंसेज की हैदराबाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का यूएस एफडीए ने निरीक्षण किया है, जिसके बाद कंपनी को फोरम 483 के तहत 5 ऑब्जर्वेशन मिले हैं। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी है। सर, कोहांस लाइफ साइंसेज, ये काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर? देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ा सा एक वोलेटाइल मूवमेंट होगा, ज्यादातर नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन आई है इसको कैसे कंपनी हम्म सॉल्व करती है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेगा। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है। गिरावट में अगर किसी को साल भर का नजरिया लेना है तो खरीद ले, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल सेशन हो सकता है स्टॉक। ठीक है। इसके अलावा एस्टरडीएम की बात करें, एस्टरडीएम क्वालिटी केयर के रेवेन्यू में 21.6% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, और मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि ये अच्छी बात तो नहीं है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बट स्टिल बिजनेस पर्पस के लिए एक अच्छी इनके लिए आउटलुक है। हालांकि इसके बावजूद कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। कंपनी का कहना है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और हॉस्पिटल नेटवर्क की परफॉर्मेंस में सुधार जारी है। सर, एस्टरडीएम पर आपकी राय क्या रहेगी? अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए? नहीं देखिए, हॉस्पिटल का बिजनेस तो जिस तरीके से चल रहा है, इतने लाइफस्टाइल डिजीज अभी बढ़ रहे हैं, तो ये तो हम्म एक रेगुलर बिजनेस हो चुका है। तो मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स अच्छे आ गए हैं, तो मुझे लगता है आगे भी अच्छा मोमेंटम आएगा। इनका हम्म ज्यादातर बिजनेस मिडिल ईस्ट में है, और काफी अच्छे वेल मैनेज हॉस्पिटल्स है, स्पेशलिटी में काम करते हैं, तो नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव रहेगा। चलिए ठीक है, पॉजिटिव है। सर, आपने लास्ट जब हमारी बातचीत हुई थी शो के दौरान पाक मेडी वर्ल्ड को लेकर के एक आउटलुक शेयर किया था। हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने आईपीओ प्राइस पर ही अभी तक होल्ड किया हुआ है पाक मेडी वर्ल्ड। अब आगे के लिए जानना चाह रहे हैं सर कि क्या और ऐड किया जा सकता है, या फिर अभी इनको जो मुनाफा मिल रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए भी चल सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इनके पास पब्लिक इशू का है तो होल्ड करिए, मुझे लगता है अगला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा।
ऑलरेडी पहले तिमाही में 35% प्रॉफिट बढ़ा है, 20% रेवेन्यू बढ़ा है, हम्म। और इनकी जो बेड कैपेसिटी है वो 3500 से हम्म। करीबन 1400 और ऐड होने वाली है अगले 12 से 15 महीने में। तो डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। यहाँ पे कम से कम साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करें। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर कल बीएससी के नतीजे पर भी हम बातचीत कर रहे थे और आज उसके लिए एक सवाल भी आया है। 3518 का भाव चल रहा है, ऑलमोस्ट 8% के दबाव के साथ में। इनकी बाइंग प्राइस उन्होंने मेंशन करी है सर 2900 की। काफी यहाँ पर अब इन्हें क्या करना चाहिए, बने रहे? नहीं, बिल्कुल देखिए, बीएससी का परफॉर्मेंस तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि एनएससी का लिस्टिंग अभी बहुत जल्द होने हम्म। वाली है। एनएससी की लिस्टिंग हम्म। होगी तो बीएससी को काफी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि ये बिजनेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, बट पूरे साल के हिसाब से देखिए, क्योंकि दो ही एक्सचेंजेस है। और जो भी आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं, जो भी सेकेंडरी मार्केट का ट्रेडिंग होता है, मंदी हो या तेजी हो, एक्सचेंज हम्म। को तो रेवेन्यू मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको नजरिया थोड़ा लंबा रखना है, शॉर्ट टर्म नहीं, बट कम से कम मीडियम टू लॉन्ग टर्म का फोकस रख के यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। चलिए ठीक है। अब आपने आईपीओ का जिक्र कर ही दिया है सर, कल मणिपाल हेल्थ की जो है वो आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, अच्छे खासे गेन्स दिए हैं। अब आगे के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी? हाँ बिल्कुल, देखिए मणिपाल हॉस्पिटल कंट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे ज्यादा बेड कैपेसिटी कमांड करती है। और मुझे लगता है हम्म। कि देखिए बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, पब्लिक इशू के बाद भी शेयर काफी अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हो चुका है। तो नजरिया कम से कम साल सवा साल का रखिए। हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमको काफी पॉजिटिविटी लगती है, क्योंकि बिजनेस बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। हम्म। लेकिन सर कल जो तेजी थी, आज वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं, कोई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं सर, उनमें पेशेंस नहीं होता। तो क्या इस गिरावट पे या इस दबाव के बीच में घबराना नहीं है, या फिर जिनके पास पेशेंस नहीं है वो निकल ही जाए तो बेहतर है? नहीं देखिए, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनको तो लिस्टिंग वाले दिन पे ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अभी लिस्टिंग गेम जो होता है इश्यूज में, वो हम्म। अभी मोरलेस हम्म। खत्म हो चुका है। अभी मुश्किल से हम्म। 10-12% की लिस्टिंग गेन मिलती है, और उसके जी। बाद शेयर पहले 3 महीने में का एंकर इन्वेस्टर्स की भी सेलिंग आपको देखने को मिलती है। हम्म। तो आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप निकल जाइए, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन आपका आपका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो डेफिनेटली कोई गिरावट अगर मिलती है तो ये एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है। ठीक है। इसके अलावा प्रदीप यादव जी हैं सर, इनके पास दो स्टॉक्स हैं, 1 साल से होल्ड किया हुआ है इन्होंने। अब आगे के लिए जानना चाह रहे हैं कि दोनों में ही बने रहे या फिर निकल जाए। फर्स्ट वन इज प्राज इंडस्ट्रीज, 85 शेयर है, 390 की बाइंग प्राइस पर। ये भी 1 साल से है इनके पास में। और पीएलसी इंफ्रा के भी 70 शेयर हैं, 247 के भाव पर। यहाँ पर भी 1 साल से इनकी पोजीशन होल्ड है। आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है दोनों पर? नहीं, दोनों स्टॉक्स में देखिए, अगर आपका नजरिया आप 6 to 12 मंथ है तो ही होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, बट दोनों कंपनीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और ऑर्डर बुक भी अच्छी है। मेरे ख्याल से 27 काफी अच्छा साल रहेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो 6 to 12 मंथ में मुझे लगता है कि इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगले सवाल की तरफ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सर दिलीप कुमार जी का क्वेश्चन है जीएमडीसी को लेकर के। बाय किया है इन्होंने 600 के भाव पर। जीएमडीसी अभी चल रहा है 592 पर। अभी 2.11% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अपनी पोजीशन होल्ड करना है सर? देखिए, मुझे लगता है कि मिनरल वाले सेक्टर में जीएमडीसी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। ये लिग्नाइट भी बनाती है, जो सीमेंट सेक्टर के लिए यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं साल भर का नजरिया रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म मार्केट शायद इसको ऑलरेडी भागता हुआ देखा है, तो ज्यादा हम्म। अपसाइड शॉर्ट टर्म में नहीं आएगी। बट हाँ, साल भर का नजरिया कोई रखता है तो इस साल डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में भी एक सवाल आया है। अब हालांकि इन्होंने कॉल ऑप्शन को लेकर के पूछा, लेकिन अगर मैं बात करूं रिलायंस की सर, 1300 के ऊपर रिलायंस टिक नहीं पा रहा है, वहां से बार बार नीचे फिसल जा रहा है। क्या यहाँ पर जितने भी टिप्स मिल रहे हैं वहां पर रिलायंस को बाय करते हुए चलना? नहीं देखिए, अगर आपका नजरिया कम से कम लंबा है, मैं कहूंगा कि रिलायंस तभी चलता है जब किसी को उम्मीद नहीं होती, और इनके पास बहुत हम्म। सारे ट्रिगर्स है। तो मैं कहूंगा कि जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है उनको निकल जाना चाहिए। बट जिनका कम से हम्म। कम साल 1.5 साल का नजरिया है, वहां पे वो आप डेफिनेटली इसको होल्ड करिए, क्योंकि जब मूव आएगा तभी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ये शेयर भागेगा। और फंडामेंटल्स तो वैसे भी अच्छे हैं, अभी कोई न्यूज हम्म। ट्रिगर नहीं है, उसीलिए शेयर थोड़ा शांत है। ठीक है सर। इसका भी आईपीओ अगर हम देखें तो ये भी अभी इन लाइन है। तो क्या आईपीओ की खबर पर रिलायंस में तेजी आएगी? देखिए, आईपीओ पे डेफिनेटली आएगी, लेकिन आईपीओ जितना जल्दी
जो की डेडलाइन आएगी तभी शेयर में तेजी आएगी। अभी तो मेरे ख्याल से आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। ठीक है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड को लेकर के अगला सवाल आया है सर। कोचिन शिपयार्ड ने सर 1700 के भाव पर खरीदारी कर रखी है सर, काफी नीचे फिसल चुका है। अभी देखें तो 2% की तेजी तो बन रही है। आ, कितना टाइम होराइजन सर पकड़ करके चलें कि इनका भाव आ जाए? देखिए, डिफेंस कंपनीज में अगर आपका नजरिया कम से कम साल 2 साल नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपका नजरिया हम्म। 1.5-2 साल होना चाहिए। अगर आप 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए आ रहे हो तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयर में आपको निवेश नहीं करना है। ये तो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, बट फंडामेंटली हम्म। 1.5-2 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी शेयर्स काफी भाग चुके हैं। हम्म। ठीक है, यानी कि टाइम होराइजन आप अपना थोड़ा सा बढ़ा करके चलिए, तभी डिफेंस में सही है। अदरवाइज आपको इसी तरीके से फिर वेट करना पड़ेगा। और सोलार इंडस्ट्रीज को लेकर के सर इनका एक और सवाल है। 18,658 पर चल रहा है 1.5% की बढ़त के साथ में। किस प्राइस पर सर अच्छा ठीक है, क्या आउटलुक रहेगा सर आपका इस पर शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? नहीं, आउटलुक तो अच्छा ही रहेगा। देखिए, ये एक सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव वाली कंपनी है और प्लस हम्म। डिफेंस में भी ये काफी बड़ा प्लेयर है। लेकिन जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, देखिए जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी मात्रा में अपसाइड आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है। ये शेयर उन्हीं के लिए हम्म। पैसा बनाएगा जो कम से कम 1.5-2 साल इन्वेस्टेड रहेगा। और दूसरी बात, आपको ऐसे शेयर टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने हैं, क्योंकि काफी महंगा स्टॉक है। तो थोड़ा थोड़ा हम्म। करके आप खरीद लीजिए और कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, तभी ऐसे शेयर में आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा सर हमारे एक दर्शक हैं स्टार हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब खबर बुरी ये है कि इन्होंने बिल्कुल ऊंचे स्तरों पर खरीदारी कर रखी है। 623 की इनकी बाइंग प्राइस है और 624 का 623-24 का ही इसने जो है अपना 52 वीक हाई टच किया था। अभी 580 के भाव पर आ चुका है। इनका सवाल ये है कि क्या मैंने बेकार शेयर ले लिया है? आपको क्या लगता है सर, क्योंकि कह रहे हैं कि टिकता नहीं है ये सर ऊपर। नहीं, देखिए, अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली अपनी गलती मान करके ये इनको लॉस बुक करना चाहिए। अगर इनका हम्म। नजरिया 1.5-2 साल है तो देखिए, मेडिक्लेम सभी को आपको पता होगा कि मेडिक्लेम एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो वैसे भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है और ये काफी वेल मैनेज्ड, वेल रिकग्नाइज्ड ब्रांड है। और मैं अगर हम्म। रिमेम्बर करूं तो यहाँ पे तो राकेश झुनझुनवाला का भी स्टेक है। तो कंपनी बढ़िया है, हम्म। लेकिन उन्होंने गलत भाव पे खरीदा है। तो नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल है तो ही निवेशित रहिए। यानी कि गलती देखिए जनाब आपकी भी, आपने गलत प्राइस पे, अब इतनी तेजी में अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर बाद में तो आपको दिक्कत होगी ही। तो जरा देख करके चलिए, नहीं समझ आए तो शो देख लिया कीजिए, सवाल पूछ लिया कीजिए, तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी। अच्छा सर, इसके अलावा जेके पेपर एक और सवाल है। 414 के भाव पर इन्होंने भी खरीदारी कर रखी है और यहाँ से भी बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ चुका है जेके पेपर। अब क्या राय रहेगी आपकी, इसमें भी बने रहे? नहीं, देखिए, पेपर सेक्टर में एक अच्छी खबर है कि काफी हद तक प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। 5 से 10% पेपर की कीमतें बढ़ी है। तो होपफुली जो दूसरा तिमाही होगा सितंबर का, वहां पे थोड़ी सी हम्म। इम्प्रूवमेंट सारे पेपर कंपनीज में इंक्लूडिंग जेके पेपर में देखने को मिलेगी। और जेके पेपर स्पेशलिटी पेपर बनाता है, तो डेफिनेटली इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो मुझे लगता है कि एक आध क्वार्टर का नंबर और वेट करें। नंबर अगर अच्छे आते हैं तो आपको ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी सवाल ले लेते हैं पीपीएल फार्मा को लेकर के। हमारी एक दर्शक का सवाल है, इस ये कंपनी सर आपको कैसे लगती है, फंडामेंटली कैसे लगती है, और अगर इसमें निवेश करने का नजरिया है तो क्या इन लेवल से इनिशिएट करना चाहिए, फिर अभी थोड़ा सा वेट करके चले पीपीएल? नहीं, देखिए, कंपनी तो अच्छी है, सीडीएमओ स्पेस में काम करती है, लेकिन मुझे लगता है इस लेवल पे आप मत खरीदिए। थोड़ा सा रुकिए, मेरे ख्याल से आपको निचले लेवल के मौके मिलेंगे, तभी आपको खरीदना चाहिए। हम्म। ठीक है। अब बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे पहले कौन सा शेयर जगह बनाएगा? आप किसे इन तीन में से पसंद करते हैं? एचडीएफसी बैंक, ओबिंतो फार्मा या फिर बायोकॉन? दर्शकों का सर मानना है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए एक अच्छा स्टॉक है। 25% लोग ऐसा मानते हैं कि ओबिंतो फार्मा भी एक अच्छी पसंद हो सकता है। बायोकॉन को लोगों ने नहीं चुना है हाल फिलहाल। आपकी राय क्या रहेगी सर? नहीं, मुझे भी लगता है कि देखिए, एचडीएफसी बैंक जो लेवल पे है वहां पे कोई, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा डाउनसाइड की जगह नहीं है। एटलीस्ट कम से कम अगर आपका टाइम फ्रेम साल सवा साल है तो पैसा अच्छा बनेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की। और इकोनॉमी अगर 6, 6.5%, 7% से बढ़ती है तो बैंकिंग सेक्टर जरूर बेनिफिट करेगा, और इसमें डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक भी बेनिफिट होगा। बट थोड़ा टाइम और हम्म। पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत स्लोली चलता है। हम्म।
अच्छा सर, कल ना हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था, उनकी टिप्पणी भी थी इसी से रिलेटेड। उनका कहना था कि एचडीएफसी और रिलायंस का जितना पार्टिसिपेशन है मार्केट में, जब तक ये काउंटर नहीं चलेंगे बाजार में तेजी या बाजार हाई कैसे बना सकता है, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि देखिए रिलायंस तो तब चलता है जब बाजार नहीं चलता। ये ट्रेंड हम्म। एम्पेरिकल एविडेंस है। और बैंकिंग तो मुझे लगता है आपने कैसे ही कहा कि पूरे बैंकिंग सेक्टर चलना चाहिए, क्योंकि तभी ओवरऑल ब्रॉड इकोनॉमी में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी जिस प्रकार से काफी इश्यूज है, जैसे जियो पॉलिटिकल है, उसके बाद ये कैश का मामला है, बट कभी ना कभी तो ये मामले सुलझ जाएंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से आपको अच्छी मीडियम टर्म में तेजी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आई थिंक हम हम्म। पॉजिटिव है अगले 6-12 महीने। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अविनाश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर है? नहीं, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे बताए हैं, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को भी हमने वही शेयर सजेस्ट किए। पर्सनली कोई होल्डिंग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जितने भी दर्शक हमें देख रहे थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी मार्केट क्लोजिंग में, तो बने रहिएगा फाइनेंस ज्ञानी के साथ। और अगर आप मिस कर देते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वी विल अपडेट यू जब भी हमारे नए शोज आएंगे, और आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं शो के दौरान और एक्सपर्ट से उनकी राय भी जान सकते हैं।